स्वागत है आपका जीनियस यूनिक स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य बहुत ही साफ है। हम इस पूरी पीडीएफ को, इसके हर एक पन्ने को लाइन बाय लाइन बारीकी से डिकोड करेंगे। मतलब कुछ भी रटना नहीं है, हर चीज को गहराई से समझना है। बिल्कुल। और ये विस्तृत चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विद्युत जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है। मतलब आप देखिए ना, हमारे आसपास मौजूद हर तकनीक, हमारे मोबाइल से लेकर इंटरनेट तक, सब कुछ इसी पर टिका है। हाँ, एकदम सही बात है। तो फिर बिना देर किए चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D परमाणु यानी एटम का मॉडल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच वाले हिस्से के चारों ओर ऐसे घूम रहे हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। अरे वाह, ये विजुअल तो बहुत ही शानदार लग रहा है ना? तो देखिए, जब हम किन्हीं दो चीजों को रगड़ते हैं तो इसी घर्षण के कारण आवेश या चार्ज पैदा होता है। होता क्या है कि जो वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है वो धनावेशित यानी पॉजिटिव हो जाती है, और जो वस्तु उन इलेक्ट्रॉनों को ले लेती है वो ऋणावेशित यानी नेगेटिव हो जाती है। समझ गए। और एक जरूरी बात, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। बस इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर प्लस होता है। और इस आवेश का मात्रक कूलाम है, जिसे Q से लिखते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सा डाउट आता है। टेक्स्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉन देने वाली वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने से ही पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, प्रोटॉन के निकलने से क्यों नहीं? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। देखिए, इसका कारण ये है कि जो प्रोटॉन होते हैं ना, वो परमाणु के नाभिक में यानी बिल्कुल सेंटर में बहुत गहराई से बंधे होते हैं। मतलब उन्हें निकालना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ी सी ऊर्जा जैसे रगड़ने से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। सीधी सी बात है। अच्छा, अब समझ में आया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D एमीटर रखा हुआ है, जिसकी सुई करंट के बहने पर झटके से आगे बढ़ती है। हाँ, ये तो बिल्कुल लैब वाले असली एमीटर जैसा दिख रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा की। आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से दर्शाते हैं, और इसका सीधा सा सूत्र है I बराबर Q/T। और Q का मतलब यहाँ कुल आवेश है ना? हाँ, साथ ही एक और फॉर्मूला है Q बराबर NE, जहाँ N का मतलब है बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस विद्युत धारा को नापने का मात्रक एम्पियर होता है, और जिस यंत्र की हम अभी बात कर रहे थे, एमीटर, ये उसी को मापता है। और इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। एक मिनट, यहाँ लिखा है कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर हम मान लीजिए लेबोरेटरी में इसे गलती से समांतर क्रम यानी पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो वो एमीटर तुरंत जल जाएगा। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? देखिए, एमीटर का काम है पूरा करंट मापना, इसलिए इसका अपना प्रतिरोध लगभग 0 रखा जाता है। अगर आप इसे समांतर क्रम में लगा देंगी तो सारा का सारा भारी करंट शॉर्टकट लेकर इसी एमीटर से गुजर जाएगा, और वो इतनी ऊर्जा सह नहीं पाएगा। मतलब उसकी खासियत ही उसकी कमजोरी बन जाएगी। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, यहाँ एक डिजिटल 3D वोल्ट मीटर है, जिस पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में 000.00V चमक रहा है। ये तो काफी हाईटेक लग रहा है। हाँ, तो पहले 1 एम्पियर को समझ लेते हैं। जब 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश बहता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। अब बात करते हैं विद्युत विभव की। 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसे विद्युत विभव या वोल्टेज कहते हैं। मतलब V बराबर W/Q। बिल्कुल, इसका मात्रक वोल्ट होता है, और इसे नापने के लिए हम ये वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं। पर मजेदार बात यह है कि इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इसका प्रतिरोध अनंत यानी इन्फिनिट होता है। अब यहाँ तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अभी आपने बताया कि एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, और अब वोल्टमीटर का अनंत। एक अच्छे मापक यंत्र के लिए ये एकदम उल्टी शर्तें क्यों रखी गई हैं? ये सारा खेल उनके काम करने के तरीके का है। देखिए, एमीटर को रास्ते के बीच में रहकर बहाव नापना है, इसलिए वो रुकावट नहीं डाल सकता। लेकिन वोल्ट मीटर का काम बहाव नापना नहीं, बल्कि रास्ते के 2 अलग-अलग बिंदुओं के बीच का दबाव नापना है। अच्छा, तो वो बाहर से ही नापता है। हाँ, अगर वो अपने अंदर से करंट जाने देगा
तो असली सर्किट का करंट कम हो जाएगा। इसलिए उसकी दीवार इतनी मजबूत यानी अनंत प्रतिरोध वाली होती है कि करंट उसके अंदर ना जा सके। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D बैटरी होल्डर है जिसमें काले और लाल रंग के तार जुड़े हुए बिल्कुल असली जैसी सेल रखी हुई हैं। हाँ, ये तो हम सबने कभी न कभी अपने खिलौनों में देखी होगी। बिल्कुल। तो यहाँ सबसे पहले 1 वोल्ट की परिभाषा है। 1 वोल्ट का मतलब है 1 जूल कार्य बटे 1 कूलाम आवेश। इसके बाद हम परिपथ के अवयवों के प्रतीकों की बात करेंगे, जैसे विद्युत सेल के लिए एक बड़ी और छोटी लाइन, खुली प्लग कुंजी, बंद प्लग कुंजी, तार संधि और बिना संधि के तार क्रॉसिंग के चिन्ह। एक चीज जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, टेबल्स में सेल और बैटरी के प्रतीक अलग-अलग दिए गए हैं। अक्सर हम आम बोलचाल में टीवी के रिमोट में डलने वाले सेल को भी बैटरी ही कह देते हैं। तो विज्ञान की भाषा में इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? ये बहुत ही कॉमन गलती है। देखिए, विज्ञान की भाषा में वो जो अकेला टुकड़ा होता है ना, वो सेल है। वो ऊर्जा का सिर्फ एक सिंगल स्रोत है। तो बैटरी क्या है? जब हम ज्यादा पावर के लिए 2 या उससे ज्यादा सेलों को एक साथ जोड़ देते हैं तो उस संयोजन को बैटरी कहा जाता है। मतलब सेल एक डिब्बा है और बैटरी उन डिब्बों का समूह है। अच्छा, तो रिमोट में असल में हम सेल डालते हैं, बैटरी नहीं। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, यहाँ एक 3D पारदर्शी बल्ब है और साथ ही एक पुराना पीतल का स्विच बना हुआ है। ये पुराने जमाने वाले उपकरणों की याद दिला रहा है। हाँ, तो यहाँ बचे हुए प्रतीकों को दिखाया गया है, जैसे विद्युत बल्ब, प्रतिरोधक जिसे एक जिगजैग लाइन से दिखाते हैं, और परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक जिसे उसी जिगजैग लाइन पर एक तीर के निशान के साथ दिखाते हैं। साथ ही एमीटर और वोल्टमीटर के प्रतीक भी हैं। ये जो प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर और धारा नियंत्रक यानी रियोस्टैट है, इनके प्रतीकों में सिर्फ एक तीर का ही तो अंतर है। परिपथ में इन दोनों के काम करने के तरीके में क्या फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, जो सामान्य प्रतिरोधक है उसकी रुकावट फिक्स होती है, वो बदलेगी नहीं। लेकिन धारा नियंत्रक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो धारा को नियंत्रित करता है। मतलब हम उसे बदल सकते हैं। हाँ, उसमें एक स्लाइडर होता है। हम बिना सर्किट तोड़े या बिना बैटरी बदले सिर्फ उस स्लाइडर को खिसकाकर रुकावट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे पंखे का रेगुलेटर। अरे हाँ, रेगुलेटर वाला उदाहरण तो बहुत ही सटीक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D ग्राफ है जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच एक नीले रंग की लेजर जैसी सीधी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। ये लाइन तो एकदम सीधी है, 45 डिग्री के एंगल पर। बिल्कुल, और यही है मशहूर ओम का नियम। ये कहता है कि अगर भौतिक कारक जैसे ताप, दाब समान रहें तो किसी चालक में बहने वाली धारा यानी I उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी V के समानुपाती होती है। मतलब V प्रोपोर्शनल टू I। और यहीं से हमें सूत्र मिलता है V बराबर IR, जहां R प्रतिरोध है। लेकिन इस नियम की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी शर्त दी गई है, भौतिक कारक जैसे ताप समान रखने पर। अगर हम प्रयोग करते समय तार का तापमान बढ़ा दें तो इस ग्राफ की ये जो सीधी लाइन है, इसका क्या होगा? अगर तापमान बढ़ेगा तो तार का जो प्रतिरोध है यानी R वो बदल जाएगा, और जैसे ही R बदलेगा ये सीधी लाइन सीधी नहीं रहेगी बल्कि मुड़ जाएगी या कर्व हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि ओम का नियम तभी काम करता है जब तापमान स्थिर रहे। अच्छा, तो इसीलिए लैब्स में रीडिंग लेते वक्त बीच-बीच में स्विच ऑफ करने को कहा जाता है ताकि तार गर्म ना हो। एकदम सही पकड़ा आपने। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, यहाँ एक 3D कार्बन प्रतिरोधक है जिस पर रंग बिरंगी पट्टियां बनी हुई हैं। हाँ, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सर्किट बोर्ड में देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं प्रतिरोध की। धारा के मार्ग में आने वाली जो रुकावट होती है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम से इसका सूत्र बनता है R बराबर V बटे I। और इसका मात्रक ओम होता है ना? हाँ, और इसे ओम मीटर से मापते हैं। और हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, परिपथ में वोल्टेज बदले बिना करंट को कंट्रोल करने वाली युक्ति धारा नियंत्रक कहलाती है। यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। धारा के मार्ग में रुकावट, ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत बुरी चीज है जिसे हमें हटा देना चाहिए। क्या परिपथ में प्रतिरोध का होना हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है? अरे, बिना रुकावट के तो हमारी बिजली किसी काम की नहीं रहेगी।
वो कैसे? सोचिए, जो पुराना 100 वॉट का बल्ब होता था, हाँ। अगर उसमें रुकावट न हो तो रोशनी कैसे मिलेगी? जब करंट को रोका जाता है तभी तो फिलामेंट गर्म होकर रोशनी देता है। या सर्दियों में जो हम हीटर चलाते हैं, वो इसी रुकावट के कारण ही तो गर्मी पैदा करता है। तो ये रुकावट ही हमारे लिए काम की चीज है। मतलब ये एक जरूरी रुकावट है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ। देखो, इस स्लाइड पर तांबे के 2 3D बेलनाकार तार हैं। एक बहुत मोटा और छोटा है, दूसरा बहुत पतला और लंबा है। ये दोनों तार तो एक दूसरे से एकदम अलग दिख रहे हैं। हाँ, और यहीं से हम समझेंगे कि प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से ये 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला है तार की लंबाई, यानी R प्रोपोर्शनल टू L। मतलब तार जितना लंबा होगा, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। ये तो तार्किक है। और दूसरा कारक है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी मोटाई, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब है कि तार जितना मोटा होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। हाँ, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का बढ़ना तो समझ आता है कि रास्ता लंबा हो गया, लेकिन तार के मोटा होने पर प्रतिरोध कम क्यों हो जाता है? इसे किसी आसान उदाहरण से कैसे समझें? इसे एक हाईवे की तरह सोचिए। अगर एक बहुत पतली सिंगल लेन सड़क है तो गाड़ियां यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएंगे, जाम लग जाएगा, मतलब प्रतिरोध ज्यादा है। अच्छा। लेकिन अगर आप उसी सड़क को चौड़ा करके 8 लेन का हाईवे बना दें तो ढेर सारी गाड़ियां एक साथ बिना टकराए निकल जाएंगी। इसीलिए तार मोटा होने पर इलेक्ट्रॉन को जगह मिल जाती है और रुकावट कम हो जाती है। वाह, ये हाईवे वाले उदाहरण से तो एकदम क्लियर हो गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, यहाँ एक लाल रंग का 3D थर्मामीटर है और उसके बगल में एक स्प्रिंग जैसी कॉइल है जो गर्मी से एकदम लाल हो रही है। वाह, ये तो हीटर की कॉइल जैसी लग रही है। बिल्कुल। तो तीसरा कारक जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है वो है तार की प्रकृति। जैसे चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। और चौथा सबसे दिलचस्प कारक है तापमान। इसमें दिलचस्प क्या है? दिलचस्प ये है कि अगर आप किसी चालक यानी धातु का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अगर आप किसी अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। ये तो बहुत अजीब बात है। धातु का तापमान बढ़ाने पर रुकावट बढ़ती है, लेकिन अर्धचालकों में ये घट जाती है। अर्धचालकों में ऐसा क्या जादू है? जादू नहीं, ये उनकी अंदरूनी बनावट है। धातुओं में पहले से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप उन्हें गर्म करते हैं तो उनके परमाणु अपनी जगह पर तेजी से कांपने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में टक्कर बढ़ जाती है और रुकावट पैदा होती है। और अर्धचालकों में? अर्धचालकों में, जैसे सिलिकॉन में, शुरुआत में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। वो सब बंधे होते हैं। रास्ता खाली होता है पर गाड़ियां ही नहीं होती। लेकिन गर्मी मिलने पर वो बंधन टूट जाते हैं और अचानक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इससे करंट का बहना बहुत आसान हो जाता है और रुकावट घट जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, यहाँ 3D में 3 प्रतिरोधक एक ही सीधी लाइन में एक दूसरे के पीछे जुड़े हुए हैं और उनके बीच से नीले रंग की बिजली की एक ही धार बह रही है। हाँ, एक के पीछे एक, ट्रेन के डिब्बों की तरह। बिल्कुल सही। इसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें प्रतिरोधों का क्रम एक के आगे एक होता है। इस क्रम में धारा का मान तो पूरे सर्किट में समान रहता है, लेकिन विभवांतर हर प्रतिरोध के लिए अलग-अलग होता है। तो कुल वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल विभव V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। और जब हम इसमें ओम का नियम लगाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बनता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें तुल्य प्रतिरोध अधिकतम होता है। ओह, चूंकि इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अधिकतम हो जाता है और सारे उपकरण एक ही लाइन में हैं, तो क्या इस तरीके को हमारे घरों की मेन वायरिंग में इस्तेमाल करना अक्लमंदी होगी? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। पहली बात तो कुल रुकावट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उपकरणों को पूरी पावर ही नहीं मिलेगी। और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि अगर एक ही रास्ते पर सारे उपकरण हैं और मान लीजिए बीच का एक पंखा खराब हो गया, तो रास्ता वहीं टूट जाएगा। आपके घर की टीवी, फ्रिज, सब कुछ एक साथ बंद हो जाएगा। जैसे वो पुरानी दिवाली की झालरों में होता था, एक बल्ब फ्यूज तो पूरी लाइन बंद। बिल्कुल वही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, यहाँ 3 3D प्रतिरोधक एक दूसरे के ऊपर नीचे अलग-अलग रास्तों में लगे हैं। जैसे एक हाईवे 3 अलग-अलग टोल नाकों में बट गया हो। हाँ, ये डिजाइन पिछले वाले से एकदम अलग है।
इसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसमें सभी प्रतिरोधों के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान होते हैं। इस वजह से विभवांतर बराबर रहता है, लेकिन धारा अलग अलग रास्तों में बढ़ जाती है। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। और इसका सूत्र क्या बनता है? इसका सूत्र बनता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें तुल्य प्रतिरोध सबसे कम होता है और पीडीएफ में साफ लिखा है कि घरों की बिजली फिटिंग इसी क्रम में होती है। हाँ, तो पीडीएफ में ये जो लिखा है कि घरों में बिजली फिटिंग में इसका उपयोग किया जाता है, इसका सबसे बड़ा व्यवहारिक कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है स्वतंत्रता। समांतर क्रम में हर उपकरण का अपना अलग रास्ता और अलग स्विच होता है। अगर आपका फ्रिज खराब भी हो जाए तो पंखा और टीवी बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे और सबको पूरा 220 वोल्ट का वोल्टेज भी मिलता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी चीज है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक ठोस 3D धातु का ब्लॉक है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मापने के लिए पास में एक इंची टेप रखा हुआ है। ये ब्लॉक किस चीज को दर्शा रहा है? ये हमें प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को समझाने के लिए है। अभी हमने देखा था कि R प्रोपोर्शनल है L के और R प्रोपोर्शनल है 1/A के। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो एक नया सूत्र बनता है R बराबर रो इन ब्रैकेट L/A। ये जो रो यानी रो है, यही प्रतिरोधकता है। अच्छा, तो इसे कैसे परिभाषित करेंगे? 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होता है वही उसकी प्रतिरोधकता होती है। इसका मात्रक ओम मीटर है। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक, जबकि अधातुओं की बहुत ज्यादा होती है। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के नाम बहुत मिलते जुलते हैं। अगर मैं एक तांबे का तार लूं और उसे बीच से काट दूं, तो इन दोनों में से किसकी वैल्यू बदल जाएगी और किसकी नहीं? ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। देखिए, जब आप तार को बीच से काटेंगी तो आप उसकी लंबाई आधी कर रही हैं, तो तार का प्रतिरोध तुरंत बदल जाएगा क्योंकि वो लंबाई पर निर्भर करता है। और प्रतिरोधकता? वो बिल्कुल नहीं बदलेगी, क्योंकि प्रतिरोधकता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तार की लंबाई क्या है। वो इस बात पर निर्भर करती है कि तार किस पदार्थ का बना है। तांबे का तार काटने के बाद भी तांबा ही रहेगा ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही क्लेवर कॉन्सेप्ट है। मटेरियल सेम तो प्रतिरोधकता सेम। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, यहाँ एक 3D इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसमें से नारंगी रंग की गर्म हवा की लहरें ऊपर उठ रही हैं। तो अब हम तापीय प्रभाव की बात करने वाले हैं। सही पहचाना। जब किसी चालक में धारा बहती है तो वो गर्म हो जाता है। यहाँ असल में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल रही होती है। इसके उदाहरण हैं पंखा, हीटर, ओवन, प्रेस, और साथ ही यहाँ विद्युत शक्ति की भी बात की गई है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं और मात्रक वॉट होता है। स्लाइड के उदाहरणों में हीटर और ओवन तो समझ आते हैं, उनका काम ही गर्म करना है। लेकिन यहाँ पंखा भी इस तापीय प्रभाव का उदाहरण दिया गया है। क्या पंखे का गर्म होना ऊर्जा की बर्बादी नहीं है? एकदम 100% बर्बादी है। देखिए, तापीय प्रभाव हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। हीटर में हम जानबूझकर ऊष्मा पैदा करते हैं, लेकिन जब पंखा चलता है तो हमारा मकसद हवा लेना होता है। अगर वो गर्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी बिजली का कुछ हिस्सा फालतू की गर्मी पैदा करने में वेस्ट हो रहा है। और उसी वेस्ट हुई बिजली का बिल भी हमें भरना पड़ता है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D नियॉन लाइट में 4 बड़े अक्षर चमक रहे हैं, PVIR। ये तो सारे सूत्र एक साथ आ गए। हाँ, यहाँ शक्ति यानी P और ऊष्मा यानी H के 3 मुख्य सूत्र स्तंभ दिए गए हैं। पहला है P बराबर VI, और इसी में अगर समय T से गुणा कर दें तो ऊष्मा बन जाती है H बराबर VIT। दूसरा है P बराबर I²R और H बराबर I²RT। और तीसरा है P बराबर V²/R और H बराबर V²/R इंटू T। परीक्षा में जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर इन फॉर्मूलों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। इन 3 अलग-अलग सूत्रों में से कब कौन सा इस्तेमाल करना है, ये कैसे तय होगा? इसके लिए बच्चों को एक जासूस की तरह सोचना चाहिए। सबसे पहले सवाल में ये ढूंढो कि क्या-क्या सुराग दिए गए हैं। मतलब जो वैल्यूज दी गई हैं? हाँ, अगर प्रश्न में वोल्टेज V और करंट I दिया है तो पहला सूत्र P बराबर VI लगा दो। अगर वोल्टेज गायब है, सिर्फ करंट I और प्रतिरोध R दिया है तो दूसरा सूत्र
P बराबर I स्क्वायर R लगाओ। और अगर करंट नहीं है, सिर्फ V और R हैं, तो तीसरा लगा दो। बस सुराग देखो और हथियार चुन लो। वाह, जासूस वाली बात से बच्चों को ये बहुत आसानी से याद रहेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, यहाँ एक चमकता हुआ 3D बल्ब और उसके ठीक नीचे एक छोटा सा कांच का 3D फ्यूज रखा हुआ है। हाँ, ये तो तापीय प्रभाव के रोजमर्रा के उपयोग हैं। बिल्कुल। पहला है विद्युत बल्ब। इसका तंतु यानी फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी गर्मी में भी ये पिघलता नहीं है और इसमें अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन या आर्गन भरते हैं। और दूसरा है विद्युत फ्यूज, जो उपकरणों की सुरक्षा करता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। एक सवाल, बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन जैसी गैसें ही क्यों भरी जाती हैं? अगर इसमें सामान्य हवा जिसमें ऑक्सीजन होती है वो छोड़ दी जाए तो क्या नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है। अगर हम उसमें सामान्य हवा छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब टंगस्टन 3000 डिग्री से ज्यादा गर्म होगा तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा और जलकर राख हो जाएगा। आर्गन और नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट नहीं करती, वो बस एक सुरक्षा कवच बनाकर उस फिलामेंट को जलने से बचाती हैं। अच्छा, इसीलिए वो गैसें जरूरी हैं। और फ्यूज का तार जानबूझकर कमजोर बनाया जाता है? हाँ, ताकि अगर अचानक ज्यादा करंट आ जाए तो वो खुद पिघल कर टूट जाए और हमारे घर के महंगे उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज जलने से बच जाएं। और हाँ, आखिर में हम यूनिट निकालते हैं जो हमारे बिजली के बिल में आती है। kWh बराबर वॉट गुणा घंटा बटे 1000। और एक यूनिट में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल ऊर्जा होती है। तो ये था हमारा विद्युत का पूरा सफर। बिल्कुल।